सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू बोर्ड्स मेड इजी। एम भारती कौशल और आज हम अपना जो आपका हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 है दैट इज किनशिप कास्ट एंड क्लास, उसका सेकंड टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, देखो ये जो चैप्टर का स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन था उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो पॉलिटिकल या फिर इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स थे वो सोसाइटी को कैसे इन्फ्लुएंस करते थे। ठीक है, उसके बाद हमने जो आपका फर्स्ट टॉपिक था उसमें हमने पढ़ा था कि जो आपका महाभारत का क्रिटिकल एडिशन था वो प्रोजेक्ट किसके अंडर, किसने उस प्रोजेक्ट को लीड किया। ठीक है, वीएस सुखथंकर ने उस प्रोजेक्ट को लीड किया था, फिर वो कैसे बना था, उन्होंने मैन्यूस्क्रिप्ट्स को कलेक्ट किया था एंड देन उसके बाद मूविंग फॉरवर्ड क्या था कि उस बुक के पेजेस वगैरह बताए गए थे कि उसमें कितने पेजेस इंसर्टेड थे। ठीक है, एंड हाउ मच टाइम इट टुक टू कंप्लीट। ठीक है, यही था आपका फर्स्ट टॉपिक। अब हम जो अपना ये सेकंड टॉपिक है दैट इज किनशिप एंड मैरिज उसको कवर करेंगे। एंड यस, यू कैन से दैट दिस topic is important with the point of view of your exam. Okay, है बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट्स हैं, आपको ऑलरेडी पता भी होंगे, बट वही है कि इसको थोड़ा हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कैसे लिखना है वो हम यहाँ पे देखेंगे। नाउ देखिए, फर्स्ट इज किनशिप एंड मैरिज। तो सबसे पहले हमें किनशिप का मतलब पता होना चाहिए। व्हाट इज किनशिप? तो किनशिप आपका जो है कहीं ना कहीं रिलेटिव से रिलेट करता है। ठीक है, जैसे आपके चाचा, दादा, ताया जी एंड ऑल ऑफ दीज आर योर रिलेटिव्स। ठीक है, मौसी, बुआ जी एंड ऑल, सो दीज आर योर रिलेटिव्स, वो किनशिप में आएंगे। ठीक है, एंड देन सेकंड इज मैरिज। मैरिज तो सबको पता है, मैरिज मीन्स शादी। ठीक है, तो इस पूरे टॉपिक में हम पूरा यू कैन से एक फैमिली रिलेशंस के अराउंड रिवॉल्व करेंगे इस टॉपिक को पढ़ते हुए। सो देखिए, इसका जो फर्स्ट आपका सब टॉपिक है दैट इज फाइंडिंग आउट अबाउट फैमिलीज, वही जो हम बात कर रहे थे। बाकी जो आपका ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है ना इस सब टॉपिक का, इसमें कुछ ऐसा गिवन नहीं है, बस वो ये कह रहे हैं कि यूजुअली हम ना फैमिली एस्पेक्ट्स पे ना कभी इतना ध्यान नहीं देते, बट वही है कि वी मस्ट नो अबाउट द रिलेशनशिप, अबाउट आवर रिलेशनशिप विद अदर मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली। देखिए, we often take family life for granted. However, you may have noticed that not all families are identical. They vary in terms of number of members, their relationship with one another, and all kinds of activities they share. जैसे हम कह रहे हैं कि देखिए हर फैमिली एक तरह से डिस्टिंक्ट है। ठीक है, किसी फैमिली में ज़्यादा मेंबर्स होंगे, किसी फैमिली में बहुत कम मेंबर्स होंगे, है ना। कोई फैमिली के जो रिलेशंस हैं वो बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग होंगे, कुछ के थोड़े से कन्फ्लिक्टिंग रिलेशंस हो सकते हैं, क्वालसम रिलेशंस हो सकते हैं। ठीक है, सो एक जो टाइप ऑफ बॉन्ड विच द फैमिली मेंबर्स शेयर विद ईच अदर वो वेरी कर सकता है। नाउ often people belonging to same family share food and other resources, life, work and perform rituals together। देखिए, जैसे पहले का टाइम था, उस टाइम पर जो फैमिलीज थी वो कहीं ना कहीं जॉइंट फैमिलीज थी, बड़ी बड़ी फैमिलीज थी। तो जो भी कोई फेस्टिविटी होती थी, चाहे कोई भी खुशी का कोई टाइम है, कोई दुख का टाइम है, तो जो पूरी फैमिली थी वो एक साथ इकट्ठी रहती थी। अब कोई फेस्टिवल है तो वो जो है इकट्ठे ही सारे रिचुअल्स, रीति रिवाज जो भी उनकी फैमिली के अकॉर्डिंग हुआ करते थे वो उन सबको फॉलो करते थे, है ना। नाउ बट एंड फैमिलीज आर यूजुअली पार्ट्स ऑफ लार्जर नेटवर्क ऑफ पीपल डिफाइंड एज रिलेटिव्स। वही जिससे जो आपके फर्दर रिलेशंस बढ़ते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, वो रिलेटिव्स में आ जाते हैं। लेकिन इस रिलेटिव वर्ड की एक और कॉम्प्रिहेंसिव टर्म अगर हम देखें तो दैट इज किन फोक। ठीक है, तो इन रिलेटिव्स को क्या बोलते हैं? किन फोक बोलते हैं। Now, while familial ties are often regarded as natural and based on blood, they are defined in different ways. ठीक है, वैसे अब यूजुअली ऑब्वियसली आप रिलेटिव्स कहते हो ना कि हाँ वी हैव अ ब्लड रिलेशन, ये मेरे कजन्स हैं बट हमारा ब्लड रिलेशन है। तो यस, फैमिलीज आर डिफाइंड ऑन दोज टर्म्स, बट और भी कुछ अलग तरीके हैं जिसके थ्रू हम कह सकते हैं कि एक फैमिली कॉन्स्टिट्यूट होती है। जैसे कि some societies regard cousins as being blood relations whereas others do not। क्योंकि हर फैमिली में ये नहीं है कि हर कोई अपने कजन्स को बिल्कुल ब्लड रिलेशंस के साथ जो है जोड़े, क्योंकि वही है कि कुछों के मन में थॉट्स होते हैं कि कहीं ना कहीं फैमिली सेपरेट हो गई है तो ब्लड रिलेशन नहीं रहा। तो वो डिपेंड करता है हाउ वन पर्सन परसीव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी, परसीव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली। ओके, नाउ for early societies, historians can retrieve information about elite families easily, and it is, however, far more difficult to reconstruct the familiar relationship of ordinary people। देखिए, वही बात है, जैसे आज के टाइम में भी आप देखेंगे, आप किसी सेलिब्रिटी को फॉलो करते हैं,
आपको एक सेलिब्रिटी की पूरी फैमिली लाइफ के बारे में पता होता है, आप उसे सर्च कर लेते हैं, आपको कैसे पता लगता है? डेफिनेटली थ्रू मीडिया, या वही है कि वो सेलिब्रिटी फेमस है जिसकी वजह से उसकी फैमिली की भी कवरेज की जाती है, राइट? बट वही है एक ऑर्डिनरी पीपल। अब आप अपने किसी कोई भी सपोज आज के टाइम में क्या होता है कि नेबर्स के बारे में भी कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं होती है कि किसी फैमिली में कितने लोग रह रहे हैं। तो यहाँ पे वो यही कहना चाह रहे हैं कि जो एलिट पीपल हैं, रिच पीपल हैं, राजा महाराजा वगैरह हैं, उनके घरों के बारे में इंफॉर्मेशन हिस्टोरियंस को आसानी से मिल गई। बट वही है हर ऑर्डिनरी इंसान के बारे में, या मतलब कोई भी एक लेमैन बंदा किसी और बंदे के बारे में नहीं बता सकता कि उसकी फैमिली में कितने मेंबर्स रहते हैं, उनके रिलेशंस कैसे हैं, वो क्या बॉन्ड शेयर करते हैं और। तो वैसा ही है इस केस में भी। सो हिस्टोरियंस ऑल्सो इन्वेस्टिगेट एंड एनालाइज एटीट्यूड्स टुवर्ड्स फैमिलीज एंड किनशिप। वही की जो राजा महाराजा हैं उनके अपनी फैमिली के तरफ, अपने रिलेटिव्स के तरफ, मतलब अपने किन फोक के तरफ रिलेशंस कैसे थे, वो सब हिस्टोरियंस ने पूरा अच्छे से एनालाइज किया। नाउ दे आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे प्रोवाइड एन इंसाइट इनटू पीपल्स थिंकिंग एंड इट इज लाइकली दैट सम ऑफ दीज आइडियाज वुड हैव शेप्ड देयर एक्शंस एंड जस्ट हिज एक्शंस मे हैव लेड टू चेंजेस इन एटीट्यूड। ठीक है, कि क्या है कि ये क्यों ज़रूरी है। अच्छा ठीक है, हमने मान लिया कि चलो एलिट जो फैमिलीज़ हैं, एलिट रूलर्स हैं, उनके पूरी फैमिलियर इन्फॉर्मेशन, पूरी किनफॉक इन्फॉर्मेशन हमें है, बट व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट? क्यों जाने हम? तो ये इसलिए जानना ज़रूरी है क्योंकि इसके थ्रू हमें कहीं ना लोगों के बिहेवियर के बारे में पता लग जाता है। जैसे हमने इंट्रोडक्शन में भी डिस्कस किया था ना कि पॉलिटिकल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ ने सोसाइटी को कैसे इन्फ्लुएंस किया, तो उसमें हमने देखा था कि जो सोशल बिहेवियर है वो इन्फ्लुएंस्ड था, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इश्यूज। तो वैसे ही यहाँ के केस में है कि जो एलिट लोग हैं उनका भी सोशल बिहेवियर देखने को मिलेगा, या वो आइडियल्स देखने को मिलेंगे जिसके थ्रू आगे जो है आपके अलग अलग सोसाइटल कॉन्सेप्ट्स बन के आए, जैसे वर्ड्स बने थे आपके, है ना, ये सोसाइटल डिविजन्स जो फर्दर हुई है, उन सब के बारे में जानने के लिए हमें कहीं ना कहीं कुछ एलिट फैमिलीज के बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि उससे उनकी थिंकिंग के बारे में पता चलता है। नाउ अब आगे देखते हैं दैट तो आपका जो सेकंड सब टॉपिक है दैट इज द आइडियल ऑफ पैट्रिलिनी। ठीक है, सो बिफोर मूविंग फर्दर हमें पहले पता होना चाहिए व्हाट इज पैट्रिलिनी। ओके, तो देखिए पैट्रिलिनी क्या होता है। इट मीन्स ट्रेसिंग डिसेंट फ्रॉम फादर टू सन एंड सन टू ग्रैंडसन एंड सो ऑन। ठीक है, बेसिकली आप अपनी जो फादर साइड की लेगेसी को मेंटेन कर रहे हो, दैट इज पैट्रिलिनी। ठीक है, जैसे सपोज पैट्रिलिनी की साइड क्या आएगा कि सपोज आपके ग्रैंडफादर हैं, फिर अब उनके मतलब व्हेन ही डाइड, तो जो भी उनकी प्रॉपर्टी है वो उनके सन को मिलेगी, यानी आपके फादर को मिलेगी। ठीक है, उसके बाद जब आपके फादर की डेथ हुई तो जो प्रॉपर्टी है वो आपको मिलेगी। ठीक है, देन आगे मतलब एक बेसिकली लेगेसी मेंटेन है, एक हेरिडिटी बनी हुई है, दैट इज पैट्रिलिनी। ओके, नाउ अब नेक्स्ट इज मैट्रिलिनी। मैट्रिलिनी क्या होता है? इट इज यूज्ड व्हेन द डिसेंट इज ट्रेस्ड थ्रू मदर, की मदर साइड की जो फैमिली है उसके थ्रू जब एक लेगेसी मेंटेन होती है, दैट इज मैट्रिलिनी। ठीक है, अगर इनमें डिफरेंशिएट, जैसे हम बोलने देते हैं पैटर्नल साइड, मैटरनल साइड, सेम वही चीज़ है, पैट्रिलिनी एंड मैट्रिलिनी। सो अगर याद भी करना हो तो एम फॉर मदर एंड एम फॉर मैट्रिलिनी, मतलब मदर साइड के डिसेंडेंट मैट्रिलिनी में आएंगे, एंड पी फॉर पापा, पी फॉर पैट्रिलिनी, तो मतलब वो फादर साइड के डिसेंडेंट्स के बारे में आएगा। ओके, नाउ कैन वी आइडेंटिफाई द पॉइंट्स व्हेन किनशिप रिलेशंस changed? So at one level महाभारत is a story about this। तो वही है कि क्या हमें अपने जो मतलब पिछली स्टोरीज पढ़ के क्या हमें कहीं ना कहीं कुछ आइडिया मिल पाया कि क्या किंगशिप रिलेशंस बदले थे, मतलब जो लोगों के आपस मतलब विद इन फैमिली में जो रिलेटिव्स के रिलेशन है वो एक दूसरे से बदले थे या नहीं बदले थे। तो यस, महाभारत के थ्रू हमें वो पता लगा। कैसे पता लगा? सो it describes a feud over land and power between two groups of cousins। ठीक है, क्योंकि अब आपको पता है, देखिए महाभारत जो थी ये बेसिकली दो कजन्स के बीच का ही एक लड़ाई थी, है ना। और वो कौन से दो कजन्स थे? तो यस, इट इज कौरवास एंड पांडवास, जो कि सिंगल रूलिंग फैमिलीज के थे, दैट इज ऑफ कुरुस एंड अ लीनिएज डोमिनेटिंग वन ऑफ द जनपदास। तो बेसिकली वही है कि जो महाभारत का जो युद्ध हुआ है वो दो कजन्स के बीच में हुआ है फॉर अ फ्यूड। फ्यूड क्या होता है? फ्यूड होता है कन्फ्लिक्ट। ठीक है, एक
लैंड को लेके या पावर सक्सेशन को लेके जो झगड़ा था वो वॉर में टर्न हो गया, ठीक है, महाभारत का युद्ध जिसे बोलते हैं। यस, तो ये कौरवास और पांडवास के बीच में था। नाउ अल्टीमेटली द कन्फ्लिक्ट एंडेड इन अ बैटल, तो वही है कि वो जो एक छोटा मोटा जो झगड़ा था वो एक बैटल में बदल गया, पूरा एक बड़े लार्ज स्केल पे एक वो लड़ाई हो गई, ठीक है, और उसका रिजल्ट आपको पता ही है कि पांडवास जो है वो जीत गए थे वो बैटल, ठीक है, अगेंस्ट कौरवास। नाउ आफ्टर दैट पेट्रिलिनियल सक्सेशन वाज प्रोक्लेम्ड। तो बेसिकली पॉइंट क्या है यहाँ पे कि जो युद्ध था, फ्यूड, लड़ाई, कन्फ्लिक्ट होने के बाद भी जो उसकी आउटकम आई जिसमें पांडवास जीत गए थे, तो वहां पे पेट्रिलिनी ही इमर्ज हुई थी, मेट्रिलिनी इमर्ज नहीं हुई। So, while Patriliani had existed prior to the composition of epic, the central story of Mahabharata reinforced the idea that it was valuable. देखिए बहुत ही पहले से चलता आ रहा है कि जो पेट्रिलिनी है वो बहुत पहले से ये एस्टैब्लिश थी, ठीक है। आपको पता ही है कि कहीं ना कहीं जो हेरिडिटी होती थी उसमें यूजुअली यही था कि राजा जो है आफ्टर हिज डेथ जो थ्रोन है वो उसके बेटे का ही होगा, तो इट वाज अ पेट्रिलिनी। ओके, नाउ सो अंडर पेट्रिलिनी, और जो ये जो आपका महाभारत हुआ था तो उसके बाद जब पांडवास की जब एक एस्टैब्लिशमेंट हुई तो वहां पे भी जब पेट्रिलिनी को ही एस्टैब्लिश किया गया, तो यहाँ से ये एक स्टैम्प सी लग गई कि पेट्रिलिनी इज द मोस्ट रेलेवेंट या मोस्ट वाइड स्प्रेड थिंग ऑफ दैट टाइम। नाउ अंडर पेट्रिलिनी सन्स कुड क्लेम द रिसोर्सेस ऑफ देयर फादर्स व्हेन द लेटर डाइड, ठीक है। तो वही है, अब इस पेट्रिलिनी के अंडर क्या था कि जो सन है, मतलब जो बेटे हैं, वो अपने फादर के रिसोर्सेस में आपकी प्रॉपर्टीज वगैरह आ जाती हैं, एसेट्स वगैरह आ जाते हैं। सो जो सन्स हैं वो अपने फादर के रिसोर्सेस को ले सकते हैं आफ्टर देयर फादर्स डेथ, ठीक है। लेटर का मतलब क्या होता है, देखिए दो टर्म्स होती हैं, फॉर्मर एंड लेटर। फॉर्मर मतलब पहले वाला एंड लेटर मतलब बाद वाला। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मर जो है वो सन्स आए एंड लेटर मतलब फादर्स, ठीक है। ये एक इंग्लिश का कॉन्सेप्ट है बट वन मस्ट बी अवेयर ऑफ इट, तो दैट्स व्हाई मैंने थोड़ा बता दिया आपको। नाउ अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें देखिए लिखा हुआ है इंक्लूडिंग द थ्रोन इन द केस ऑफ किंग्स, तो वही है कि आफ्टर देयर फादर्स डेथ दे कैन इवन प्रोक्लेम द थ्रोन ऑफ देयर फादर। नाउ आगे बढ़ते हैं। मोस्ट रूलिंग डायनेस्टीज claim to follow the system, although there were variations in practice. Sometimes there were no sons, ठीक है। क्या है कि मतलब मोस्टली हर जगह तो ये पेट्रिलिनी का सिस्टम एस्टैब्लिश्ड था, बट स्टिल कुछ ऐसी जगहें थी, कुछ ऐसी डायनेस्टीज थी जहाँ पे ये सिस्टम कहीं ना कहीं वेरी कर जाता था। किन टर्म्स में वेरी कर जाता था, तो क्योंकि कई बार क्या होता था कि घरों में बेटे होते ही नहीं थे, लेकिन अब पेट्रिलिनी का सिस्टम तो क्या कहते हैं कि सन्स को जो है अपने फादर की प्रॉपर्टी वगैरह मिल जाएगी। तो कुछ केसेस में क्या होता था कि जब सन्स होते ही नहीं थे, इन दो सिचुएशंस ब्रदर सक्सीडेड वन अनदर, कि सपोज कोई राजा था, उनकी डेथ हो गई फॉर सम रीजन, तो अब उनका कोई आगे बेटा नहीं है, तो क्या होता था कि उनके ब्रदर जो है उनका थ्रोन ले लेते थे। तो ब्रदर सक्सीडेड one another. Sometimes other kinsmen claimed the throne, and in very exceptional circumstances, women such as Prabhavati Gupta exercised power. Very important part कि ये आपका वन मार्कर के एक सेक्शन में आ सकता है, ठीक है। प्रभावती गुप्ता का नेम आपको पता है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में, जिसमें हमने देखा था कि प्रभावती गुप्ता वाज अ वुमन, जो रानी थी, चंद्रगुप्त सेकंड की बेटी थी, एंड उस टाइम पर वुमन वर नॉट अलाउड टू हैव एन एक्सेस टू लैंड, बट प्रभावती गुप्ता वाज वन लेडी जिनके पास लैंड की एक्सेस थी, मतलब उनके पास अपनी खुद की जमीन थी, और उसको उन्होंने फाइनली बाद में ग्रांट भी किया था, मतलब एज अ गिफ्ट दिया भी था। सो अभी जो प्रभावती गुप्ता का नेम है ये लर्न कर लो, क्योंकि ये वन मार्कर में आ ही जाता है, पिछले साल भी आया था आपका 2023 के एग्जाम में, और वही है कि ये याद रहना चाहिए आपको। सो क्या होता था कि कई बार तो अदर किन्समैन थ्रोन ले लिया करते थे, मतलब रिलेटिव्स ले लेते थे, और कुछ रेयर केसेस हैं जहाँ पे मतलब लाइक फैमिली ब्रदर साइड भी नहीं देना चाहती है या ब्रदर्स भी नहीं है, तो उस केस में क्या होता था कि वुमन को थ्रोन दे दिया जाता था, मतलब जो उनकी बेटी हुआ करती थी। नाउ the concern with patrilineal was not unique to ruling families. So obviously patrilineal का concept ruling families के लिए तो कुछ अलग है ही नहीं। It is evident in the mantras in ritual texts such as ऋग्वेदा, और ये ऋग्वेदा में भी mentioned है। Now
It is possible that these attitudes were shared by wealthy men and those who claimed high status, including Brahmins. तो वही है कि यूजुअली एलिट्स जो हैं वो इस सिस्टम को फॉलो करते ही थे, लार्ज स्केल पर फॉलो करते थे. सो दिस वाज अबाउट योर सेकंड सब टॉपिक. अब आपका जो थर्ड सब टॉपिक है दैट इज रूल्स ऑफ मैरिज. ठीक है, रूल्स ऑफ मैरिज. सो बिफोर मूविंग फर्दर पहले आप एक बार ये बॉक्स ध्यान से देख लेना क्योंकि इसके थ्रू आपको ये टॉपिक समझ आएगा. तो यहाँ पे मैरिजेस के टाइप्स बताए गए हैं. तो वही है, बिफोर नोइंग द रूल्स ऑफ मैरिज हमें पहले ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से टाइप की मैरिज. तो फर्स्ट है आपकी एंडोगेमी. व्हाट इज एंडोगेमी? ठीक है, एंडोगेमी रिफर्स टू मैरिज विद इन अ यूनिट एंड दिस कुड बी अ किन ग्रुप, कास्ट और अ ग्रुप लिविंग इन द सेम लोकेलिटी. देखिए, एंडो मतलब अंदर, विद इन. ठीक है, गेमी मतलब मैरिज, यू कैन से. सो एंडोगेमी इज जब आप विद इन योर ओन फैमिली यू आर गेटिंग मैरिड. सो दैट इज एंडोगेमी. देन नेक्स्ट आ जाएगा आपका एक्सोगेमी. अब देखिए, एंडोगेमी में हमने कहा इनसाइड योर ओन फैमिली. एक्सोगेमी EXO मतलब एग्जिट. ठीक है, अपनी फैमिली से बाहर जाना. सो एक्सोगेमी इज मैरिंग आउटसाइड द यूनिट. ठीक है, एंडो एंड एक्सो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है. एंडो मतलब इन, ठीक है, एंड एक्सो मतलब आउट. ओके, नाउ नेक्स्ट. सो देन इज पॉलीगाइनी. विद पॉली का मतलब होता है मल्टीपल, मैनी. ठीक है, पॉली मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत सारे. सो पॉलीगाइनी, गाइनी रिफर्स टू समवट वुमन से रिलेटेड है ना. सो पॉलीगाइनी मतलब हैविंग मोर देन वन वाइफ. सो इट इज द प्रैक्टिस ऑफ अ मैन हैविंग सेवरल वाइफ्स. देन इसी का एक टोटल अपोजिट है पॉलीएंड्री. सो पॉलीएंड्री वही मैनी, एंड्री मतलब हस्बैंड एंड एंड्री कहीं ना कहीं रिलेट कर रहे हैं. सो पॉलीएंड्री रिफर्स टू अ वुमन हैविंग मोर देन वन हस्बैंड, यू कैन से अ वुमन हैविंग सेवरल हस्बैंड्स. ठीक है, ये चार टाइप की मैरिजेस आपको याद रखनी है फॉर 1 मार्क. ठीक है, एक्सोगेमी एंडोगेमी एक दूसरे के अपोजिट है. सिमिलरली पॉलीएंड्री एंड पॉलीगाइनी ये भी एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है. नाउ बट वही है कि नेम के थ्रू कहीं ना कहीं आइडिया हो रहा है कि कौन सा क्या है. नाउ अब आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे. While sons were important for the continuity of patrilineage, daughters were viewed rather differently within this framework. अब आपको पता है patrilineage में बेसिकली sons का रोल है क्योंकि वो फादर के डिसेंडेंट्स की तरफ देखा जाता है. सो अब डॉटर्स के केस में क्या है, बिल्कुल अलग थी उनकी सिचुएशन बिकॉज दे हैड नो क्लेम्स टू द रिसोर्सेज ऑफ हाउस होल्ड. ठीक है, उस टाइम पे क्या माना जाता था कि जो डॉटर्स है, जो लड़कियां हैं, they did not have any claim, they did not have any, you can say, access to the resources of the household. कि जो भी whatever property घर की है या कुछ भी resources हैं उनके पास, तो woman का उसमें मतलब basically daughter का उसमें कुछ लेना देना नहीं है. At the same time, marrying them into families outside the kin मतलब family. So outside the family was considered desirable. या आज भी कहीं ना कहीं माना जाता है कि that woman must be married outside the kin rather than within the family. ठीक है, तो you can say exogamy was preferred over endogamy. Now, this system called exogamy meant that the lives of young girls and women belonging to families that claimed high status were often carefully regulated to ensure that they were married at a right time and to the right person. और ये it is not just कि elite families में ही ये concept था, ये कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं हर जगह था. नॉट ओनली द वुमेन विद हाई स्टेटस बट ऑल्सो मतलब एक जनरलाइज्ड कॉन्सेप्ट था कि जो सभी वुमेन की मैरिज है वो एक बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर हो. ठीक है, एंड फिर आउटसाइड द किन हो विद राइट मैन एंड वट एवर. ओके, नाउ सो दिस गेव राइज टू द बिलीफ दैट कन्यादाना और द गिफ्ट ऑफ डॉटर इन मैरिज वॉज एन इम्पॉर्टेंट रिलीजियस ड्यूटी ऑफ द फादर. तो उस टाइम पे जो फादर्स की ड्यूटी क्या हुआ करती थी, तो इट वॉज कन्यादाना. ठीक है, कन्या का दान, दैट इज जो अपनी बेटी की मैरिज करके उसको एज अ गिफ्ट आगे दे देना. ओके, अगले घर में भेज देना. नाउ सो विद द इमर्जेंस ऑफ न्यू टाउन्स सोशल लाइफ बिकेम मोर कॉम्प्लेक्स. देखिए विद टाइम जैसे जैसे अर्बनाइजेशन आती है तो नए नए कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो इमर्ज होकर सामने आते हैं. ठीक है, अब जैसे
आज के टाइम में जो हम कलीरें हैं वो एक एज अ फैशन जो है पहनाते हैं ब्राइड्स को, बट वही है पहले टाइम में इन कलीरों की भी एक अलग से सैक्रेडनेस थी, उसका एक पर्पस था। जैसे उस टाइम पे दो कलीरें जो हुआ करती थी उसमें कुछ फूड आइटम्स भरी जाती थी, सो दैट जब जो लड़की है जब वो दूसरे घर में जा रही है तो तब उसे किसी अपनी फ्यूचर फैमिली पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े फॉर फूड, वो भूखी ना रहे और वो अपनी कलीरों से ही कुछ ना कुछ लेकर खाती रहे। तो अब वही है विद टाइम अब हम फैशन की तरफ ज़्यादा जाने लगे, तो वही है अर्बनाइजेशन होते होते क्या होता है नए नए आइडियाज़ आने लगते हैं। तो वैसे यहाँ पर भी होने लगा कि पहले जो एक अलग सिस्टम्स थे, फिक्स सिस्टम्स थे कि एक्सोगेमी ही करनी है, या फिर डॉटर्स हैव नो क्लेम ऑन रिसोर्सेज, ये सब जो कॉन्सेप्ट्स हैं धीरे धीरे वो थोड़े मोल्ड होने लगे। सो पीपल फ्रॉम नियर एंड फार met to buy and sell their products and share ideas in urban milieu। वही है कि जैसे जैसे एडवांसमेंट होने लगी, टेक्नोलॉजी आने लगी, तो लोग आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करने लगे, अपने कल्चर्स को शेयर करने लगे, अपने आइडियाज शेयर करने लगे। सो दिस हैड लेड टू अ क्वेश्चनिंग ऑफ अर्लियर बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस। तो इसी के थ्रू क्या हुआ कि लोगों ने अब इन जो बिलीव्स या प्रैक्टिसेस, जो प्रथाएं पहले से चलती आ रही थी, उनको भी क्वेश्चन करना शुरू किया। सो फेस्ड विद दिस चैलेंज the Brahmanas responded by laying down the codes of social behavior in great detail। तो अब जैसे ये पूरा एक चैलेंज आया तो ब्राह्मण्स ने क्या किया, उन्होंने कोड्स बना दिए ऑफ सोशल बिहेवियर कि कौन कैसे बिहेव करेगा विद इन अ सोसाइटी, किसका क्या स्टेटस रहेगा विद इन अ सोसाइटी। तो ब्राह्मण्स ने उसके लिए पूरा एक कोड बना दिया मतलब एक ऐसे लॉज बना दिए। सो these were meant to be followed by Brahmanas in particular and rest of the society in general। तो बेसिकली कि ब्राह्मण्स का तो यही मानना था कि जो हमने पूरे कोड्स बनाए हैं वो ब्राह्मण्स ने तो फॉलो करने ही करने हैं, उसी के साथ साथ अगर दूसरे लोग भी चाहें तो वो भी इन बिलीव्स को फॉलो कर सकते हैं। वो क्या बिलीव्स थे? सो दीज नॉर्म्स वर कंपाइल्ड इन संस्कृत टेक्स्ट नोन एज धर्म सूत्रास और धर्म शास्त्रास। सो जो हम पिछले चैप्टर में भी डिस्कस कर रहे थे ना अबाउट धर्म सूत्रास एंड धर्म शास्त्रास, जहाँ पे हमने कुछ सोसाइटल सेग्रीगेशंस के बारे में पढ़ा था पिछले चैप्टर में भी, तो वहाँ पे हम धर्म सूत्रा पढ़ रहे थे। तो वो यही धर्म सूत्रा है जिसमें ब्राह्मण्स ने कुछ नॉर्म्स लिखे हैं, कुछ कोड्स लिखे हैं अबाउट सोशल बिहेवियर। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ सच वर्क्स इज द मनुस्मृति विच वॉज कंपाइल्ड बिटवीन 200 BCE एंड 200 CE। आपने मनुस्मृति का नाम सुना होगा, ये एक ब्राह्मण ने ही लिखी है जिनका नेम था मनु, एंड इसमें कहीं ना कहीं कास्ट बेस्ड सेग्रीगेशन भी ली गई है। नाउ सो व्हाइल द ब्राह्मण ऑथर्स ऑफ दीज टेक्स्ट claimed that their point of view had universal validity, that what they prescribed had to be obeyed by everybody, it is likely that real social relations were more complicated। ठीक है, अब देखिए ब्राह्मण्स ने जो अपने धर्म सूत्रास, धर्म शास्त्रास या मनुस्मृति में लिखा, उन्होंने अपनी तरफ से उसको ऐसे ही लिखा कि सभी लोग उसे फॉलो करें, बट वही है इन रियलिटी ऑब्वियसली देयर विल नॉट बी एवरीबडी जो आपकी बात सुने। ठीक है, डेफिनेटली हर किसी का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होगा और वो अपनी तरफ से हर बिलीफ, हर रिचुअल को चैलेंज भी करेगा, फॉलो भी करेगा। तो वैसा ही इस केस में भी हुआ। But besides, given the regional diversity within the subcontinent and the difficulties of communication, the influence of Brahmanas were by no means all pervasive। तो ज़रूरी नहीं है कि मतलब कि हर कोई इन ब्राह्मण्स के रूल को फॉलो कर रहा था, बट स्टिल क्योंकि उस टाइम पे इतना कम्युनिकेशन नहीं था, इतने आइडियाज़ का एक्सचेंज नहीं था, जिस वजह से कहीं ना कहीं एक कंजर्वेटिव थॉट्स दिमाग में लोगों के रह गए कि जो शुरू से चलता आ रहा है वही चलने दे। तो कहीं ना कहीं जो ब्राह्मण्स की इन्फ्लुएंस थी वो अच्छी खासी रही थी उस टाइम में भी। नाउ सो आगे है, व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज दैट धर्म सूत्रास एंड धर्म शास्त्रास रिकॉग्नाइज्ड एज मेनी एज 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिज। तो अभी हमने सिर्फ टाइप्स ऑफ मैरिज में एंडोगेमी एंड एक्सोगेमी पढ़ी है, तो वैसे ही और भी बहुत सारी फॉर्म्स ऑफ मैरिज थी, मतलब टोटल 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिज थी, लेकिन इनमें से भी सिर्फ 4 ही थी जिनको अच्छा माना जाता था, ऑस्पिशियस माना जाता था, लेकिन जो बाकी 4 थी दीज वर टोटली कंडेम्ड। ठीक है, तो अच्छे माने जाने में ऑब्वियसली एंडोगेमी या एक्सोगेमी में से कौन सी डिजायरेबल मानी जाती थी? तो यस, इट वाज एक्सोगेमी। तो लेकिन जो बाकी 4 थी, मतलब उसमें से एंडोगेमी वाज आल्सो वन ऑफ देम, उसको कंडेम किया जाता था, उसको अपोज करते थे।
So it is possible that these were practiced by those who did not accept Brahmanical norms. और बेसिकली जो रेस्ट फॉर्म्स ऑफ मैरिज थी, मतलब जो जिसको लोग पसंद नहीं करते थे, वो डेफिनेटली कौन लोग फॉलो किया करते थे, तो ऑब्वियसली दोज पीपल जो ब्राह्मण्स के खिलाफ थे, क्योंकि ब्राह्मणास जो थे उन्होंने अपने धर्मसूत्रास में सिर्फ 4 ही मैरिजेस को सपोर्ट किया था, डिजायरेबल माना था। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब आपका 4th सब टॉपिक शुरू हो गया, दैट इज द गोत्रा ऑफ वुमेन। ठीक है, गोत्रा इज बेसिकली आपके फैमिली से ही रिलेट करता है, आपके फैमिली बैकग्राउंड से रिलेट करता है, ठीक है, इंसेस्ट्रल टाइम्स से रिलेट करता है। सो वन ब्राह्मणिकल प्रैक्टिसेस एविडेंट फ्रॉम 1000 BCE ऑनवर्ड्स वाज टू क्लासिफाई पीपल इन टर्म्स ऑफ गोत्रास। तो वही है, गोत्र के बेस पे फैमिलीज क्लासिफाइड थी, कि वही है, हर फैमिली का अपना एक गोत्र होता है, आज के टाइम में भी होता है। पता है आज के टाइम में भी कभी हवन हो रहा हो ना आपकी फैमिली में, तो जो पंडित होते हैं वो पूछते हैं आपका गोत्र क्या है। तो यस, गोत्र संभव एक आपकी पूरी फैमिली लीनिएज से रिलेट करता है, फैमिली लीनिएज का ही एक एक पार्ट है। सो ईच गोत्रा वॉज नेम्ड आफ्टर अ वैदिक सीयर। ठीक है, तो वेदास से रिलेटेड है, वेदास के थ्रू आया है। एंड ऑल दोज हु बिलोंग टू सेम गोत्रा वर रिगार्डेड एज हिज डिसेंडेंट्स। तो वही है, जिनका सेम गोत्रा होता था वो कहीं ना कहीं डिसेंडेंट्स थे, रिलेटिव्स थे, किनफोक थे। नाउ 2 रूल्स अबाउट गोत्रा वर पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट, एंड वही है कि इन गोत्रास में 2 रूल्स तो बिल्कुल 100% इंपॉर्टेंट थे, ये यूनिवर्सल थे, और वो क्या थे? सो वुमेन वर एक्सपेक्टेड टू गिव अप देयर फादर्स गोत्रा एंड अडॉप्ट देयर हस्बैंड्स गोत्रा ऑन मैरिज। आज भी होता है कि वही है कि जब तक अभी गर्ल इज नॉट मैरिड, शी इज under the gotra of her father's side, but the moment she gets married to her husband, so she has to change her gotra to her husband's gotra. ये रूल था। उसके अलावा सेकेंड इज मेंबर्स ऑफ सेम गोत्रा कुड नॉट मैरी, जिसको ये एंडोगैमी ही कह रहे हैं, कि विद इन गोत्रा आप शादी नहीं कर सकते हो। वैसे तो इसके पीछे कहीं ना कहीं साइंटिफिक बिलीव्स भी हैं, बट वही है कि उस टाइम में जो है सिर्फ एक रिलीजियस बिलीव्स के थ्रू ही इसको देखा जाता था। नाउ one way to find out whether this was commonly followed is to consider the names of men and women which were sometimes derived from gotra names. तो वही है, अब हमें कैसे पता लगेगा कि चलो ठीक है ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट थे, बट क्या लोग इन रूल्स को फॉलो करते थे, तो ये हमें कैसे पता चलेगा? तो इट विल बी थ्रू बाय नोइंग द नेम्स ऑफ मैन एंड वुमेन, क्योंकि कई बार वो गोत्रा के नेम से ही लिए जाते थे। सो दीज नेम्स आर अवेलेबल फॉर पावरफुल रूलिंग लीनिएज, जैसे सातवाहनास का इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है इसमें, हु रूल्ड ओवर parts of Western India and Deccan. Now, several of their inscriptions have been recovered. Inscriptions are those written textual materials which have been recovered and which allow historians to trace family ties including marriage. तो वही है कि full family lineage के बारे में हमें through inscriptions ही पता चला, because पूरी history is extracted through those inscriptions only. Okay. Now, so some of the Satvahana rulers were polygynous. Polygynous वही पोली मतलब मोर देन वन, एंड गायनस रिलेट्स टू वुमेन। सो वही है, मोर देन वन वाइफ जो मतलब होती थी उसको पॉलीगायनस बोलते थे। तो सातवाहना रूलर्स वर मेनली पॉलीगायनस। As examination of names of women who married Satvahana rulers indicate that many of them had names derived from their gotras such as Gotama and Vasishtha. ठीक है, अब यहाँ पे वही जो बात कर रहे थे ना कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा जो पर्सन है वो किस गोत्रा का है, तो इट वॉज डिराइव्ड थ्रू देयर नेम्स एंड वी गॉट टू नो अबाउट देम थ्रू देयर नेम्स ओनली। तो वैसे यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिया, सातवाहना रूलर्स में जो वुमेन थी उनका नेम उनके गोत्रा के थ्रू रखा जाता था, जिसमें गौतमा एंड वशिष्ठा आपका एग्जाम्पल है। नाउ they evidently retained these names instead of adopting the names derived from their husband's gotra. So they did not change their name accordingly, जो कि एक ट्रेडिशन था, मतलब जो कि एक रूल था वो उन्होंने फॉलो नहीं किया था। So what is also apparent is that some of these women belong to the same gotra as well. तो वही है, कई बार उनकी within same गोत्रा भी शादी हुई थी, that is endogamy जिसको बोलते हैं। Now as is obvious, this ran counter to the ideal of exogamy recommended in Brahmanical texts. So in fact, it exemplified an alternative practice, that is of endogamy or marriage within the kin group, which was prevalent amongst several communities in South India. तो वही है, बेसिकली जो एंडोगेमी है वो वही लोग जो है अडॉप्ट करते थे, जो लोग ब्राह्मणिकल टेक्स्ट के खिलाफ थे, जो ब्राह्मणिकल आइडियाज या रूल्स को फॉलो नहीं करना चाहते थे। नाउ
So yes, so it is likely that there were variations in other part of the subcontinent, but yet it has not been possible to reconstruct specific details. तो यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल सिर्फ जो है साउथ इंडिया का दिया है एज अ पार्ट ऑफ कि एंडोगेमी कौन फॉलो करता था, बट उसके अलावा ऐसा कोई स्पेसिफिक डिटेल यहाँ पर मेंशन नहीं की गई है. नाउ आगे जो आपका लास्ट सब टॉपिक है दैट इज वर मदर्स इम्पोर्टेंट. तो अब देखिए हमने इस पूरे जो टॉपिक है उसमें हमने पेट्रिलिनी की ही इम्पोर्टेंस पढ़ी है, या हमने पढ़ा कि पेट्रिलिनी की ही प्रैक्टिस चलती थी, है ना. तो जो हेरिडिटी थी इट वाज बेस्ड ऑन पेट्रिलिनी. तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि मैट्रिलिनी इम्पोर्टेंट थी या नहीं थी. सो वी हैव सीन दैट सातवाहना रूलर्स वर आइडेंटिकल थ्रू मेट्रोनिमिक्स, that is names derived from their mother. So although this may suggest that mothers were important, but we need to be cautious before arriving at any conclusion. So in case of Satavahanas, we know that succession to the throne was generally patrilineal. तो वही बात है कि we obviously किसी patrilineal को भी बढ़ाने के लिए mothers were really important, but at the same time if we were to take the case of knowing about the ruling families या ruling lineage, तो वहाँ पे पेट्रिलिनी ही एक डोमिनेंट थिंग थी. तो इसका जो कंक्लूजन है वो ऐसे निकाला नहीं जा सकता बिकॉज बोथ ऑफ देम वर इक्वली इम्पोर्टेंट. सो विद दिस आपका जो ये सेकंड टॉपिक है दैट इज किनशिप एंड मैरिज, ये पूरा फिनिश होता है. सो विल मीट यू इन द अपकमिंग नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम जो है थर्ड टॉपिक कवर करेंगे. सो फॉर दिस थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे.